हाँ तो भाई लोग, ये अपन का चैप्टर नंबर 11 एंड इसको अपन लोग पूरा का पूरा करने वाले हैं 25 से 30 मिनट के भीतर। मतलब ये समझ लो कि 30 मिनट के भीतर तो है ना इस चैप्टर को क्या भाई साहब अगला भी चैप्टर हो जाएगा। 30 मिनट इतना टाइम है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अब ये देखो, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग था कि इस चैप्टर में से 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले थे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला था। लेकिन न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें से क्या आने वाला है, एक क्वेश्चन तो आएगा आधे नंबर का, तो इसको तो तुम बिल्कुल छोड़ ही दो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। मेन क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें से 1.5 नंबर का, ठीक है, एंड एक क्वेश्चन आएगा इसमें से 1 नंबर का। अब ऐसे कौन से पार्ट हैं भाई इस चैप्टर के वजह जिसमें से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा एक और एक 1.5 नंबर क्वेश्चन आएगा। मैं भाई बिल्कुल स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि 1 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आएगा इस वाले टॉपिक से, नोवेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ये मतलब इनमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सेम सा ही है इनका, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। और भाई 1.5 नंबर क्वेश्चन आएगा, देखो 1.5 नंबर क्वेश्चन आएगा यहाँ से प्रीडिक्शन पूछ सकता है तुमसे, या फिर तुमसे कंपटीशन पूछ सकता है, कम्युनिकेशन पूछ सकता है। मतलब ये जो 5-6 टर्म्स है ना, इनमें से 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एंड मैं इस पे भाई बैट लगा सकता हूँ, इनमें से ही जो है इस चैप्टर के भीतर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भाई इसके अलावा इस चैप्टर में से क्वेश्चन कहीं से बनते नहीं है। लेकिन अपन लोग पूरा चैप्टर एकदम 15 से 20 मिनट के भीतर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। एंड मैं तुमको सारी चीज़ बता दूंगा चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तुमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आता है, देखो भाई ये इकोलॉजी का चैप्टर है। इकोलॉजी क्या होती है, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। आपस में ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन, मतलब उनका आदान प्रदान चीज़ें खाने पीने की, एंड दैट्स ऑन। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, वो इकोलॉजी अपन लोग करते हैं। इकोलॉजी की जो टर्म थी वो दी थी हैकल साहब ने, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं हूँ, तुम हो, या फिर कोई भी जानवर हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो वो होता है ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या होती है, जब एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारी स्पीसीज एक साथ जुड़ जाती है ना, तो उन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो इसको अपन लोग पॉपुलेशन का टर्म दे देते हैं। कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो गया, जैसे 10 मंकी हो गए, 10 टाइगर हो गए, जैसे 10 एक आदमी की पॉपुलेशन हो गई, एक डॉग की पॉपुलेशन हो गई, 10 कैट की पॉपुलेशन हो गई, तो वो सारे लोग एक साथ रह रहे, तो वो हो गई कम्युनिटी। बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स टर्म तुम्हारे यहाँ पे दे रखी है, देखो कहीं पे ये रही, ठीक है। बायोम्स टर्म तुम्हारी देखो ये रही, ठीक है। बायोम्स टर्म दे रही है, तो बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स एक तरीके से क्या होते हैं, लार्जर एरिया ऑफ अर्थ होता है वेयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज लिव, ठीक है। तो ये एक तरीके से बायोम्स होती है। उसके बाद आता है अपन का पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे मान चलो कोई अपन लोगों ने एक पॉन्ड ले लिया, उस पॉन्ड में क्या है भाई सब 20 लोकस के प्लांट हैं और 8 लोकस के प्लांट नए बॉर्न हुए हैं। जैसे एक पॉन्ड है उसके भीतर 20 लोकस के प्लांट हैं, ठीक है, 20 लोकस के प्लांट हैं, और 8 लोकस के प्लांट एक ईयर में न्यू बॉर्न हुए हैं। तो अगर अपन लोग प्रोडक्शन देखेंगे पूरे ईयर में, तो अपन लोग क्या करेंगे, 8/20 कर देंगे, तो अपन को क्या मिलेगा, 8/20 करने पर अपन को क्या मिलेगा, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोकस पर ईयर। मतलब कि जो 20 लोकस थे एक पॉन्ड के भीतर और 8 नए लोकस आए हैं, तो हर 20 में से हर एक लोकस ने 0.4% नई ऑफ स्प्रिंग को जन्म दिया है। तो ये अपन लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे देखो बर्थ रेट अगर आप लोगों ने फाइंड की, तो क्या किया, नंबर ऑफ बर्थ अपन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन यानी 8/20 कर दिया। मेल की परसेंटेज अपन लोग फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे भाई सब, मेल इंटू 100 अपॉन टोटल पॉपुलेशन। फीमेल की परसेंटेज फाइंड करेंगे, फीमेल इंटू 100 अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे इन चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद आते हैं एज पिरामिड्स। 1 नंबर क्वेश्चन के भीतर ये भी तुमसे पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बोलेगा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड बनाओ, या फिर स्टेबल पॉपुलेशन का पिरामिड बनाओ, या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का पिरामिड बनाओ। अब इन तीनों पिरामिड्स को मैं तुम्हें समझाता हूँ, इनके भीतर भाई क्या खिचड़ी पकड़ी है। यहाँ पे देखो, ये जो अपन का एक्सपेंडिंग पिरामिड है, इसके भीतर क्या हो रहा है, मैं तुम्हें ये इसी को जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब कि जो 16-17 साल के बच्चे ना, वो इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मतलब कि जो 22-23 साल के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा हैं, जो अभी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, आपस में सेक्स कर रहे हैं और नई ऑर्गेनिज्म को, नई पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये भाई एक्सपेंडिंग क्यों है, यहाँ पे देखो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्शन से ज़्यादा लोग हैं, यानी कि जब ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले बच्चे जब रिप्रोडक्शन की एज में जाएंगे, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये लोग ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो भाई सब क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब इसके साथ स्टेबल ग्राफ में क्या है, स्टेबल ग्राफ में देखो प्री रिप्रोडक्टिव लोग भी उतने ही हैं, रिप्रोडक्टिव लोग भी उतने ही हैं। प्री रिप्रोडक्टिव जब रिप्रोडक्टिव वाली एज में जाएंगे, तो ये भी सेम नंबर ही है। तो जितने यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन वाले लोग पैदा कर रहे हैं बच्चे, उतने ये रिप्रोडक्टिव वाले बच्चे, प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग पैदा करेंगे। डिक्लाइनिंग में क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है, रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले तो भाई देखो सिमिलर ही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले में कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये कम लोग रिप्रोडक्शन वाली एज में जाएंगे, तो ये कम बच्चे पैदा करेंगे क्योंकि ये कम है, ठीक है ना। और ये जो रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं, ये बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ डिक्लाइनिंग है। तो इन तीनों ग्राफों को तुम लोग रट लो, 1 नंबर क्वेश्चन के भीतर तुमसे पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, एक टर्म है जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। इस पूरे पीडीएफ का अगर तुमको इस पूरे पीडीएफ की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के भीतर मिल जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रही हैं तो तुमको इससे पढ़ना है तो तुम लोग इसमें से भी पढ़ सकते हो, इसकी तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और अपनी बुक में लिख के रख लेना, ठीक है। नोटेलिटी, अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसमें से 101% भाई साहब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे ये टर्म है और ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, मतलब दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। नोटेलिटी क्या होती है? नोटेलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड एंड पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू, जैसे मान के चलो किसी भी एक, जैसे मान के चलो ये एक एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन है n नंबर, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या होता है, नोटेलिटी का मतलब होता है कि जितनी भी बर्थ होंगी इस एरिया में पर मतलब किसी भी टाइम पीरियड में, पर यूनिट गिवन टाइम पीरियड, तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, नोटेलिटी बोलते हैं। मॉर्टेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, जितनी भी डेथ होंगी इस एरिया में, यानी कि जितनी भी डी होंगी, डेथ होंगी, उसको अपन लोग मॉर्टेलिटी बोलेंगे। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि इस एरिया में, जैसे मान चलो ये दो एरिया है, जैसे सपोज ये हो गया एरिया ए, ये हो गया एरिया बी, अब यहाँ से 5 लोग इस बी वाले एरिया से 5 लोग ए वाले एरिया में चले जाते हैं, तो इसको अपन लोग बोलेंगे इमिग्रेशन। वो IMMIGRATION, इमिग्रेशन बोलेंगे। और इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन जैसे मान चलो ये ए वाला एरिया है, ये बी वाला एरिया है, तो ए वाले एरिया में से 5 लोग यहाँ पे बी वाले एरिया में चले गए, तो इसको अपन लोग बोलेंगे एग्जिस्ट, यानी इमिग्रेशन। अभी दोनों टर्म सिमिलर है तो तुम क्या रख सकते हो, इमिग्रेशन में ई आ गया आ रहा है तो इसका मतलब हो गया एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इमिग्रेशन। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह जाने को अपन लोग इमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन किस तरीके से अफेक्ट करती है चारों टर्म, जैसे यहाँ पे मान चलो कोई भी एरिया है, उस एरिया में n नंबर ऑफ पॉपुलेशन है t टाइम पे, ठीक है। अब जैसे कि मान चलो n नंबर ऑफ पॉपुलेशन है t टाइम पे, अब अगर इसमें मैं +1 ईयर कर दूंगा तो इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? ये पॉपुलेशन देखो किस पे डिपेंड करेगी, बर्थ रेट पे, ठीक है, और इमिग्रेशन पे, डेथ रेट पे और इमिग्रेशन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, बर्थ रेट और इमिग्रेशन को प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि भाई बर्थ रेट का मतलब है बच्चों का पैदा होना, इमिग्रेशन का मतलब है लोगों का आना, तो इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। उसमें से अपन लोग माइनस क्या कर देंगे, डेथ रेट माइनस इमिग्रेशन, यानी डेथ रेट का मतलब है लोगों का मरना और इमिग्रेशन का मतलब है लोगों का उस जगह से चले जाना। तो यहाँ पे अपन लोग अगर अपन लोग NT+1 यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन T में अपन लोग 1 ऐड कर देंगे तो उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उस प्लेस की क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, या फिर डिक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर डेथ और इमिग्रेशन ज़्यादा हो गए तो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसमें अपन लोग क्या करेंगे, NT, यानी उस टाइम पे मान लो 100 नंबर की पॉपुलेशन है, ठीक है। B+1 का मतलब हो गया, जैसे मान लो उसके भीतर 5 बर्थ हुई हैं और इमिग्रेशन से कितने लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं, तो इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 110। अब इस 110 में से अपन लोग माइनस क्या करेंगे, डेथ रेट मान लो 5 हो गई और मान लो इमिग्रेशन कितने हो गए, मान लो इमिग्रेशन हो गए 2, तो यहाँ पे 103 अपन की टोटल पॉपुलेशन बची। तो यहाँ पे 3 नंबर अपन के लोग इस पॉपुलेशन के भीतर बढ़ चुके हैं। उसके बाद आती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर तुमसे 1.5 नंबर क्वेश्चन के भीतर पूछा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में तुम्हें क्या लिखना है मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे तुम लोग सीधा पॉइंट्स में लिख दो कि इसमें पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली, पॉपुलेशन जो कि है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। इसमें रिसोर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब रिसोर्स भाई अनलिमिटेड होंगे तो हर कोई इंडिविजुअल चाहेगा वो अपने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा करे और ज़्यादा क्या होगा, उसके बच्चे फलेंगे फूलेंगे खाएंगे पीएंगे ना, आराम से रहेंगे। इसमें पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली, ये भाई क्या होता है, एग्जिस्टेंस नहीं करता है आज के ज़माने में, क्योंकि रिसोर्सेज अपन के पास क्या नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन का आता है यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्या होती है, रिसोर्सेज होते हैं। जैसे यहाँ पे रख रहा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन रेट डिक्रीज एज पर पॉपुलेशन साइज अप्रोचेज द कैरिंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली नहीं ग्रोथ होती है, वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है। जैसे कि ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे जाके स्टेशनरी फेस आ गया इसका, मतलब शुरुआत में तो तेजी से बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के जाके जब रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे तो ये एकदम से स्टेशनरी हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे वर्हुल पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ एक टर्म आती है। तो इस टर्म का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब होता है भाई साहब कि पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीजेस एज पर द पॉपुलेशन अप्रोचेज कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन रेट जो कि है वो इंक्रीज होना बंद कर देती है जब वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ए हैबिटेट कैन सपोर्ट बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। अब इसी के भीतर एक इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो तुम लोग याद कर सकते हो, जो कि है dn/dt इक्वल टू rn k - n/k, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तो रट लो भाई, रट लो सीधा, देखो फालतू के चक्कर में पढ़ो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऐसे टर्म लिखी हुई है, तुम लोग चाहो तो याद कर सकते हो। लाइफ हिस्ट्री, वेरिएशन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इनको याद करने की, इनमें से क्वेश्चन बनना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस चैप्टर की, वो ये वाली आती है। अब देखो भाई वीडियो चालू हुए हमारे 10 मिनट हुए हैं, लेकिन अब लोग चैप्टर के एंड वाले पोर्शन में पहुँच सके। तो इस तरीके के चैप्टर्स होते हैं, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, बस मैं जो बता रहा हूँ वो तुम लोग याद करो, एंड दैट्स इनफ फॉर द पेपर, ठीक है। तो एंड टाइम चल रहा है, एंड टाइम में सब चीज़ें तुम लोग एकदम रट नहीं सकते हो। तो जो चीज़
बता रहा हूँ, बस वो कर लो क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएगा, तो सारी चीज़ें करने की जरूरत है नहीं। तो इन वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, इन वाली टर्म में से तुम लोग बिल्कुल याद कर लो। सबसे पहले आता है प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब क्या होता है? स्पीसीज फीडिंग ऑन अनदर स्पीसीज फॉर देयर सर्वाइवल। अगर तुमसे 1.5 नंबर क्वेश्चन के अंदर प्रेडेशन पूछता है तो तुम्हें देखो क्या लिखना है। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखना है स्पीसीज फीडिंग ऑन द अदर फॉर देयर सर्वाइवल। उसके बाद तुम्हें प्रेडेशन में पॉइंट लिखना है कि इस प्रेडेशन वाले पॉइंट में देखो, ये रहा प्रेडेशन, एक स्पीसीज तो बेनिफिट होती है और एक स्पीसीज क्या होती है? हार्म होती है। बेनिफिट कौन सी होगी? जो जैसे मान चलो कोई एक स्पीसीज है, वो दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या कर रही है? फीड कर रही है। तो जो स्पीसीज फीड कर रही है, मतलब 1 नंबर वाली स्पीसीज, तो क्या होगी? बेनिफिट होगी। और दूसरी वाली स्पीसीज, जिस स्पीसीज के पास से कुछ चीज़ें इसके पास जा रही हैं, वो हार्म हो जाएगी। तो इसमें क्या है? एक स्पीसीज तो प्लस में है और एक स्पीसीज माइनस में, मतलब एक स्पीसीज बेनिफिट हो रही है, एक स्पीसीज क्या हो रही है? माइनस में हो रही है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख देना। उसके बाद लिख देना ये एक जरूरी होती है इकोसिस्टम के लिए। क्यों जरूरी होती है? इकोसिस्टम के लिए क्यों जरूरी होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अमॉन्ग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। प्रेडेटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मतलब कि देखो यहाँ पे एक टर्म आती है प्रेडेटर और प्रे। प्रेडेटर क्या होता है? जैसे ये जो पहली स्पीसीज है दूसरी स्पीसीज के ऊपर खा रहा है, तो ये तो हो गए प्रेडेटर। ठीक है, ये हो गए प्रेडेटर। और प्रे क्या हो गया? प्रे, जिसके ऊपर खाया जा रहा है, जो इसको न्यूट्रिएंट प्रदान कर रहा है, वो हो गया प्रे, यानी सेकंड स्पीसीज हो गई प्रे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेशन क्या होता है? ट्रांसफर एनर्जी। अब जैसे एक इस दूसरे को खाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी लेवल का ट्रांसफर हो रहा है ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे ये पहली ट्रॉपिक लेवल पे था, ये दूसरी लेवल ट्रॉपिक लेवल था, ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पे। कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। अगर भाई साहब ये प्रेडेटर इस प्रे को खाएगा ही नहीं, अगर इसको खाएगा ही नहीं, तो भाई साहब क्या होगा? इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी हमारे लिए घातक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रे की। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, तुम जैसे कलर कॉम्प्लेक्स, मोनार्क, बटरफ्लाई, तो इसको तुम लोग याद कर सकते हो एग्जांपल। उसके बाद कॉम्पिटिशन आता है। कॉम्पिटिशन में क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी एक चीज़ है, अब उस एक चीज़ के लिए ए और बी 2 पर्सन हैं, वो 2 पर्सन क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ये मुझे पाना है, ये मुझे पाना है। तो इस चीज़ में क्या होगा भाई? दोनों को ही हार्म होगी। ठीक है, दोनों को ही हार्म होगी। मान लो कोई एक चीज़ है, मान लो जैसे ये एक स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है। अब ये मान लो कोई एक बीच में, जैसे मान के चलो कोई भी क्या पड़ा हुआ है, 500 का नोट है। अब ये 500 के नोट को क्या कर रहा है? ये इधर से भी खींच रहा है, ये इधर से भी खींच रहा है। तो क्या होगा भाई साहब? 500 का नोट बीच में से फट जाएगा। तो ना तो इसको फायदा हुआ और ना ही इसको फायदा हुआ, तो दोनों को क्या हुई? हार्म हुई। तो कॉम्पिटिशन में भी ऐसा ही होता है। कॉम्पिटिशन में प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। मतलब एक स्पीसीज की जो फिटनेस है, जो सर्वाइवल है उस इकोसिस्टम में, वो दूसरे की प्रेजेंस में क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसी को हम लोग कॉम्पिटिशन बोलते हैं। कॉम्पिटिशन में क्या होता है भाई साहब? कॉम्पिटिशन में क्या होता है भाई साहब? यहाँ पे मैं पन्ना खा गया भाई साहब, एक पन्ना मैंने गायब कर दिया भाई साहब, एक पन्ना लेके आना पड़ेगा। हाँ तो भाई साहब, जो पन्ना मैंने गायब किया था उस पन्ने को मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो अपन लोग कंपटीशन वाली जो टर्म थी वो कॉम्पिटिशन टर्म पढ़ रहे थे। इसमें दोनों ही स्पीसीज क्या होता है? नुकसान होता है। अगर कंपटीशन के बारे में तुमसे पूछे तो मैं सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि इन कॉम्पिटिशन बोथ द स्पीसीज गॉट हार्म। मतलब कि दोनों ही स्पीसीज जो होती हैं वो हार्म करती हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट दैट। यहाँ पे ये जो गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ये तुमसे पूछा जा सकता है कि गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लिखो। तो इसमें तुमने सिंपल से क्या लिखना है? दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड द कॉम्पिटिशन इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। मतलब कि जैसे मान चलो ये एक रिसोर्स है, इस रिसोर्स के लिए 2 स्पीसीज आपस में क्या कर रही हैं? आपस में क्या कर रही हैं? लड़ रही हैं। इस रिसोर्स के लिए दोनों ही स्पीसीज आपस में लड़ रही हैं। तो भाई साहब इस वाली सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों ही स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकती। मतलब या तो यही वाली स्पीसीज जिंदा बचेगी इस लड़ाई में, या फिर यही वाली स्पीसीज जिंदा बचेगी इस लड़ाई में। और जो ज़्यादा बलवान होगा, मतलब जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा इस चीज़ को लेने के लिए, वो वाली स्पीसीज जीत जाएगी या फिर ये वाली स्पीसीज जीत जाएगी और एक को वहाँ से हार के जाना पड़ेगा। वो ये प्रिंसिपल कहता है कि दैट 2 क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडिफाइनेटली। मतलब दोनों ही अपना एग्जिस्टेंस एक साथ नहीं कर सकती। द कॉम्पिटिशन इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। जो एक स्पीसीज होगी जो कि ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं कर रही होगी, उसके लिए जिसके पास ज़्यादा दम नहीं होगी, वो क्या होगी? एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद अपन का आता है पैरासिटिज्म। हाँ तो भाई लोग उसके बाद आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के भीतर क्या होता है? पैरासिटिज्म का सीधा सा एग्जांपल, लोगों के जो बाल होते हैं, बालों के भीतर जो जू होती है ना, वो अपन लोग पैरासिटिज्म के रूप में एक तरीके से देख सकते हैं। वो जू क्या करती है? वो जू लोगों के जो बाल होते हैं उन बालों के भीतर रहती है, वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेती है, वहीं से अपना खाना पीना लेती है और इसको हार्म पहुँचाती है उस आदमी को। तो इसमें क्या होता है कि जो जू है
उस जू को तो पॉजिटिव, यानी कि वो तो भाई अपना खाना पीना आराम से ले रही है बालों में से, और जो आदमी है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये जू हो गई पॉजिटिव और आदमी हो गया नेगेटिव, मतलब स्पीसीज 1 इन पॉजिटिव और स्पीसीज 2 इन नेगेटिव। सबसे पहले तुम्हें यही चीज़ लिखनी है, ठीक है। और तुमसे पैरासिटिन पूछे तो क्या लिखना है, 1 स्पीसीज गॉट बेनिफिटेड और 2nd स्पीसीज गॉट हार्म्ड, ठीक है, ये लिख देना है। ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म which live on within body of other organism, host and derive their food and resources या फिर फूड फ्रॉम देम, ठीक है ना। अब ये दो तरीके होते हैं पैरासाइट किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं पैरासाइट। एक तो होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, मतलब ऐसे पैरासाइट जो कि एक्सटर्नल सरफेस यानी जैसे स्किन हो गया, जैसे कि बाल हो गए, बालों में जो रह रही है, तो ये किसका हो गया, एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे पैरासाइट जो कि लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, जो कि किसी भी बॉडी के किसी भी होस्ट की बॉडी में, जैसे आदमी है तो इस आदमी के लीवर में घुस गए, मान लो लीवर में घुस गए ये, तो ये हो गया भाई साहब एंडोपैरासाइट। जो कि पैरासाइट क्या होते हैं, आदमी की बॉडी के भीतर घुस के क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ब्रॉड पैरासिटिज्म क्या होता है, ब्रॉड पैरासिटिज्म क्या होता है, ऑर्गन डिपेंड ऑन द अदर टू इनक्यूबेट देयर यंगर वन, मतलब ब्रॉड पैरासिटिज्म क्या करता है, इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लो जो अपन का एक पक्षी होता है, वो पक्षी क्या करता है, ले कर देता है अपने एग्स, किसमें ले कर देता है अपने एग्स मुर्गी वगैरह के उसमें। तो वैसा भी मैं तुम्हें इसमें मुर्गी का एग्जांपल देके समझाया था, लेकिन मैं मुर्गी का एग्जांपल देके तो मैं नहीं समझाता हूँ, वरना तुम लोग फिर से इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ब्रीड पैरासिटिज्म क्या होता है, जैसे मान चलो ये कोई भी पक्षी है, तो ये पक्षी क्या करेगा, अपने अंडे किसी और पक्षी के घोंसले में डाल देगा। अब ये जो दूसरा वाला पक्षी है क्या समझेगा कि ये अंडे मेरे ही हैं, और उन अंडों को क्या करेगा भाई साहब, हीट प्रदान करेगा, और उनमें से बच्चे निकलने तक ये जो दूसरे नंबर की स्पीसीज है उन अंडों को क्या करेगी, सारी की सारी जो कंडीशंस अंडे में से बच्चे निकलने के लिए होती हैं, उन सारी कंडीशंस को प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से इस दूसरी वाली स्पीसीज क्या बनेगा भाई साहब, पागल बनेगा, और फर्स्ट स्पीसीज को क्या होगा, फायदा होगा। तो इसके भीतर क्या हो गया, फिर से वही चीज़ हो गई, एक स्पीसीज को तो फायदा हो गया, दूसरे स्पीसीज को नुकसान हो गया, उसका टाइम वेस्ट हो गया, उसका रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये ब्रीड पैरासिटिज्म के भीतर होता है। कैनिबलिज्म में क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बाय द अदर इज नेदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। इसका एग्जांपल है, another example of cannibalism is the interaction between sea anemone that has string tensile and the clone fish that live among them. The fish get protection, मतलब कि ये sea anemone एक तरीके की चीज़ होती है, ठीक है। सी एनोमिना एक तरीके की चीज़ होती है जो फिश के साथ रहती है, तो इससे क्या होता है, फिश को तो प्रोटेक्शन प्रदान होती है, लेकिन इसके पास कोई भी फ़ायदा नहीं होता है फिश के साथ रहने से। इसकी वजह से फिश को तो क्या हो रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन फिश का इससे और इस मतलब लेकिन एनोमिनिया का इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक स्पीसीज को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरी स्पीसीज को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो इसमें भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आता है म्यूचुअलिज्म, बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, मतलब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ही स्पीसीज पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि वन स्पीसीज बोथ द स्पीसीज गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका एग्जांपल हो सकता है बीज एंड फ्लावर, जैसे फ्लावर होते हैं तो बीज उनका जाके पॉलिनेशन करवा देते हैं, फ्लावर बदले में बीज को क्या देते हैं, नेक्टर और हनी वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है फंगी एंड द प्लांट एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टर्न्स प्रोवाइड फंगी विद एनर्जी। जो फंगी होती है वो प्लांट्स को क्या करती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे देती है, और प्लांट्स उसको क्या करते हैं, एनर्जी वाली चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये म्यूचुअलिज्म हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, उनको तुम लोग पढ़ सकते हो। तो यही तो तुम्हारा चैप्टर बेसिकली ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इनको तुम लोग पढ़ लेना। यहाँ पे पैरासाइट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअलिज्म वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इन वाले टर्म को तुम लोग पढ़ लेना। एंड उसी के साथ साथ वो जो बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह थी, जैसे यहाँ पे है ये नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इसको पढ़ लेना। ये वाला जो ग्राफ है इसको भी थोड़ा सा देख लेना कि इसमें कौन सी चीज़ क्या चीज़ नोट करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल बनाए हुए शेयर कर देना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, इस पूरी ये जो PDF है बुक का, इसके जो नोट्स हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के भीतर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर तुम्हें किसी भी और बायो के चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो भी तुम लोग अभी कमेंट कर सकते हो। किसी और सब्जेक्ट में कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उसकी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। तुमको वीडियो विद इन 1 डे चैनल के भीतर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।